सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो सीनियर क्लास के अंदर एरोमेटिक के जो हेलाइड्स हैं अर्थात हेलोएरिन्स हैं उनके फॉर्मेशन की मेथड्स, जो कि हेलो एल्केन और हेलोएरिन्स नाम का जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है। चलिए बात करते हैं अपन किस प्रकार से हेलोएरिन्स या अपन कह सकते हैं कि हेलोबेंजीन हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो हेलोबेंजीन का विरेचन या इनका फॉर्मेशन, फर्स्ट रिएक्शन जो अपने पास में है वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, जो कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर होगा, यानी कि बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, जो कि एरोमेटिक रिंग की होगी। इसके अंदर मुख्य रूप से अपन जब बात करते हैं तो कैटलिस्ट का काम करने वाला जो मेन यहाँ पर पदार्थ रहेगा वो लुईस एसिड रहेंगे। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको अपन लुईस एसिड बोलते हैं। तो इनकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन है वो संपन्न होगी। देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है, उसके अंदर देखिए क्या होता है कि जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग की ये दोनों जो सिचुएशंस हैं वो ऑर्थो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मेथिल ग्रुप। इसके बाद में ये दोनों जो पोजीशन हैं वो मेटा हैं, और ये लास्ट वाली जो इसके जस्ट अपोजिट है वो कौन सी है? पैरा पोजीशन है। अब जब अपन इसके अंदर रेजोनेंस देखते हैं, अनुनाद की सिचुएशन देखते हैं, तो जो मेथिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ करता है। तो जब बेंजीन रिंग की तरफ ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा होंगे, पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी। और फिर से यहाँ पर ये जो ऑर्थो कंडीशन आती है उसके अंदर भी क्या रहेगी? मुख्य रूप से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही समूह है, जैसे कि हेलोजन है, तो हेलोजन के अंदर जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे वहाँ पर ये अटैक करेगा। तो देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब ये अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर कहाँ अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पे, ये दोनों ऑर्थो कंडीशन है, या फिर किसके ऊपर? पैरा कंडीशन के ऊपर ये अटैक करेगा। तो ये यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है वो अपन देख रहे हैं कि जो मेथिल है उससे ऑर्थो कंडीशन के ऊपर, या फिर अगली स्ट्रक्चर है उसके अंदर पैरा के ऊपर, ये यहाँ पर इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेंगे, या यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जो रिंग है वो भी बना सकते हैं, अर्थात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में, और अपन डबल बॉन्ड को लगातार रोटेट होता हुआ दिखा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि प्रोडक्ट है वो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहे हैं, या फिर क्या बन रहा है? पैरा प्रोडक्ट है वो बन रहा है। देखिएगा यहाँ पर तो जो अपने प्रोडक्ट प्राप्त हुए अपने को, तो क्या हुआ कि इसने ऑर्थो कंडीशन से या पैरा कंडीशन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। चूँकि हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, तो उस इलेक्ट्रॉन स्नेही को तो ये हटा रहा है और स्वयं वहाँ पर जुड़ रहा है जो क्लोरो समूह है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया होगी। यहाँ पर अपन यूँ सर्कल बना सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड है उसको अलग अलग दिखा सकते हैं, यूँ रहेगा ये, बाय मिस्टेक छपा नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब ऑर्थो कंडीशन के ऊपर क्लोरो है, और जो मेथिल बेंजीन होता है, ये मेथिल ग्रुप और ये बेंजीन, मेथिल बेंजीन को जो कॉमन सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, उसके अंदर टोलुइन बोला जाता है। तो टोलुइन के अंदर ऑर्थो कंडीशन पर क्लोरो है, तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और ये यहाँ पर क्या हो गया? पैरा क्लोरोटोलुइन हो गया। और जो दोनों ही कंडीशन के अंदर, चाहे यहाँ क्लोरीन ऑर्थो पे जुड़ रहा है चाहे पैरा पे जुड़ रहा है, तो वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हटेगा, तो वो हाइड्रोजन बचे हुए क्लोरीन के साथ में HCl के रूप में निकाले जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं बेंजीन के थ्रू या बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं उनके थ्रू, उसमें ये बाई प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने को मेन प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन, मतलब कि ऑर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट हैं वो अपने को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये हेलो एरिन यहाँ पर अपने को प्राप्त हो गए। अब एक यहाँ पर मुख्य रूप से ये रहता है कि अगर अपन यहाँ पर आयोडीन की यानी I2 की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ HI बनता है। अब ये HI है वापस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, इसलिए यहाँ पर अपने को कोई ऑक्सीकारक के अम्ल वगैरह हैं या ऑक्सीडेटिंग जो एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनकी मुख्य रूप से अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे देखिए अपन बात करते हैं कि यदि इस अभिक्रिया के अंदर आयोडीनीकरण करवाया जाता है, ठीक है, तो आयोडाइजेशन करवाएंगे तो यहाँ पर HI है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। ये वापस रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं करे, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक एसिड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और HiO3 यानी कि आयोडिक एसिड है, इनकी मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ेगी अगर अपन HI प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आयोडोबेंजीन बनाना चाह रहे हैं या उसके डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हैं।
तो ये हुई अपनी फर्स्ट रिएक्शन, जिसके अंदर मुख्य रूप से एरोमेटिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो संपन्न होगी। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं तो एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन क्या है? NH2 ग्रुप है, वो एक प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है NH2। ठीक है, प्राथमिक कैसे? क्योंकि इसके हाइड्रोजन का एक ग्रुप के द्वारा क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट हुआ है। अब ये यहाँ पर क्या रह गया? बेंजीन। तो एरोमेटिक रिंग है और ये क्या है? एमिनोस ग्रुप है। तो क्या कह देंगे इसको अपन? ये एरोमेटिक रिंग और ये प्राथमिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन या इसको प्राथमिक बेंजीन एमीन भी कहा जा सकता है ना, प्राइमरी बेंजीन एमीन, जिसका कॉमन नेम है वो क्या होता है? एनिलीन होता है। यानी कि बेंजीन एमीन को या एरोमेटिक एमीन को क्या कह सकते हैं? एनिलीन भी कह सकते हैं। तो यह रिएक्शन यूँ भी पूछी जा सकती है कि वाया एनिलीन और अपन किस प्रकार से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करेंगे, अर्थात हेलोबेंजीन या हेलोएरीन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से नाइट्रस एसिड है HNO2। देखो HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड और HNO2 ये होता है नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जब रिएक्शन नाइट्रस एसिड की करवानी होती है तो उसको उसी समय तैयार करते हैं जब अपने को किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो उसी समय तैयार करने के लिए क्या करेंगे? मुख्य रूप से सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, और एक हेलोजन एसिड कोई सा भी HCl HBr वगैरह है जो अपने को चाहिए, आगे ब्रोमो समूह चाहिए या क्लोरो समूह चाहिए, उसके आधार पर अपन ले लेंगे। अब ये रिएक्शन करके और NaX तो निकल जाएगा और जो H है ये NO2 के साथ में जुड़ करके HNO2 बना लेगा। अब आगे HNO2 है वो रिएक्शन करेगा। तो ये जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, ये NO2 ग्रुप बाद में यहाँ NO2 जो ग्रुप है ये पहले जुड़ करके और क्या बनाएगा? जो एजो ग्रुप है उसका फॉर्मेशन करेगा और एजो ग्रुप के बाद में ये एजो ग्रुप वाला N2 तो हट जाएगा और हेलोजन है वो यहाँ पर रह जाएगा, जो आगे सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन के थ्रू होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए तो सीधी सीधी ये जो समझने वाली बात है वो यही है कि यहाँ पर जो एनिलीन है यानी प्राथमिक बेंजीन एमीन है, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले HNO2 से करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये N, एक तो नाइट्रोजन है वो एमीन वाला है ही, और एक नाइट्रोजन किसका आ गया? नाइट्रस एसिड का आ गया। ऐसे करके ये N डबल बॉन्ड N बन गया और यहाँ पर HX वाला क्या आ गया? एक हेलोजन आ गया। ये जो कंपाउंड बना वो कहलाया, ये जो N डबल बॉन्ड N है इसको बोलते हैं डाईएजो ग्रुप। ये क्या है? डाईएजो ग्रुप या डाईएजो समूह है। तो ये बेंजीन, ये फिर डाईएजो ग्रुप और ये हेलोजन। तो क्या कहेंगे अपन इसको? बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। ठीक है, जो हैलाइड क्या होते हैं? मुख्य रूप से साल्ट होते हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट यानी कि लवण है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखो क्या है? एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2, ठीक है, जो यहाँ पर ये NaNO2 या HX के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। रिएक्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 5 ऐड करेंगे तो 278 केल्विन। केल्विन के अंदर इस टेम्परेचर को लिखा जाए। इस जो ये सिचुएशन है इसके द्वारा रिएक्शन को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने के अंदर अपने को मदद मिलती है कि यह रिएक्शन है वो आपकी बेंजीन एमीन के थ्रू नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवा करके और बेंजीन डाइओजोनियम बनाने वाली यही रिएक्शन है वो एमीन वाला चैप्टर है आगे, उसके अंदर भी आएगी। उसमें बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट है उसका फॉर्मेशन भी आएगा और आगे ये रिएक्शन वापस रिपीट होंगी जो अपन हेलोएरीन बनाने वाली देख रहे हैं। आगे देखेंगे डाइओजोनियम लवण से किस प्रकार बनाएंगे, सेंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन, वो भी आगे रिपीट होंगी एमीन वाले चैप्टर के अंदर। तो देखो एनिलीन की क्रिया है वो नाइट्रस अम्ल से कराने के ऊपर बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, हैलाइड मतलब साल्ट बनेंगे। यह रिएक्शन क्या कहलाती है? डाईएजोटिनेशन कहलाती है, अर्थात डाईएजोटीकरण कहलाती है। डाईएजोटीकरण क्यों? क्योंकि डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो ये डाईएजोटीकरण रिएक्शन पूछी जाती है कई बार कि डाईएजोटीकरण रिएक्शन है वो क्या है। तो प्राथमिक बेंजीन एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाने पर बेंजीन डाईएजोनियम लवण बनता है, डाईएजोटीकरण रिएक्शन कहलाती है। चलिए बात करते हैं आगे। अभी तक तो देखो बेंजीन डाईएजोनियम लवण बना है, अपने को हेलोबेंजीन बना था वो नहीं बना, तो ये कैसे बनेगा? ये अब बेंजीन डाईएजोनियम लवण से बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। ये बेंजीन डाईएजोनियम लवण में हेलोजन है वो या तो ब्रोमो हो सकता है या फिर क्लोरो समूह हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमो है और अपने को क्लोरो ग्रुप युक्त यानी कि हेलोएरीन बनाना है, यानी कि क्लोरोबेंजीन बनाना है, यूँ कह सकते हैं जैसा यहाँ बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में।
तो अपने को यहाँ पर किसकी रिएक्शन करवा देनी है, जो ग्रुप अपने को हेलो बेंजीन में चाहिए। जैसे ये क्लोरो ग्रुप चाहिए तो अपन ने HCl की रिएक्शन करवा दी। HX यहाँ पर एक कॉमन रिएक्टेंट के रूप में दिखाया हुआ है और HX की जगह क्या ले लिया अपन ने, HCl भी ले सकते हैं। अब देखो ये क्यूप्रस हैलाइड है Cu2X2, यहाँ अगर क्लोरो अपने को लेना है तो अपन Cu2Cl2 ले लेंगे, ठीक है। ये जो क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कहलाती है सैंडमेयर। समझ रहे हैं बात को, कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाएगी। अब इस रिएक्शन के थ्रू क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए ये जो डाइएजो ग्रुप है वो तो N2 के रूप में यानी नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला ये जो हेलोजन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर, ये जो वैलेंसी यहाँ पर फ्री हुई उस वैलेंसी पर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये हेलोजन है जुड़ गया, कौन सा, जो HX वाला था। तो HX में जैसे अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCl लिया तो ये Cl जुड़ गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, ये हेलोएरिन मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। और यहाँ वाला जो ये हेलोजन था ये इस H के साथ में निकल जाएगा यानी HX निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन था तो HBr निकल गया और यहाँ पर Cl था तो ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इस प्रकार की ये रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है। अब गाटरमान रिएक्शन कब होगी, तो यदि इस क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर अपन कॉपर डस्ट ले लें, केवल कॉपर का चूर्ण, केवल कॉपर Cu, तो यही रिएक्शन सेम ये का यही प्रोसेस है, यही रिएक्शन क्या कहलाएगी, गाटरमान रिएक्शन कहलाएगी। तो आई थिंक समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से कि किस प्रकार से सैंडमेयर रिएक्शन है वो संपन्न होती है। तो पहले डाइएजोटीकरण होता है यानी बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है जो कि नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिएक्शन करवाते हैं, उस कंडीशन में तब बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है। अब बेंजीन डाइएजोनियम लवण की रिएक्शन आगे सैंडमेयर रिएक्शन है वो ये इतनी ही है, ठीक है। और गाटरमान है तो क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर क्या कर दो, कॉपर कर दो, तो ये गाटरमान रिएक्शन है। पहले वाली रिएक्शन जो थी वो डाइएजोटीकरण थी। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये कॉपर की प्रेजेंस में सेम वो की वही रिएक्शन, ये HBr अपन ने लिया, जब HBr लिया यहाँ HCl लिया था तो क्लोरोबेंजीन बन गया था, Br लिया तो ब्रोमोबेंजीन बन गया, ये N2 निकल गया और ये यहाँ पर H के साथ में ये X निकला तो ये क्या बन गया, HX बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन। अब की बार यहाँ पर जो अपना उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, वो कॉपर है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, गाटरमान रिएक्शन कहलाएगी। तो ये थी जो एरोमेटिक बेंजीन है या एनिलीन है यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है तो उसके द्वारा पहले बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाएंगे जो डाइएजोटीकरण रिएक्शन कहलाएगी, और उसके बाद में बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है उसकी अपन किसी भी हेलोजन अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में करवाएंगे तब तो सैंडमेयर है, और कॉपर की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या है, गाटरमान रिएक्शन है। तो ये थी जो एरोमेटिक बेंजीन या हेलोएरिन है उनके फॉर्मेशन की 2 रिएक्शन जो कि NCERT के सिलेबस के अंदर हैं। चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक की। तो आगे का टॉपिक है हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुणों के अंदर मुख्य रूप से रंग है, गंध है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मुख्य रूप से शामिल होती हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ें जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आती हैं क्वेश्चंस के रूप में, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, या फिर जो विलेयता है, विलेयता, सोल्यूबिलिटी, इनके बारे में जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, ठीक है, या फिर जो सोल्यूबिलिटी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपन कि एल्किल हैलाइड जो है उनमें CX बॉन्ड की नेचर है वो कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, पोलर नेचर होती है। किस प्रकार से होती है पोलर नेचर, तो देखिए ये C और ये X, यहाँ पर ये हालांकि पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले के वीडियोज़ के अंदर। तो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आंशिक ऋणावेश। और कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी कि आंशिक धनावेश आता है। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हेलोजन की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब आंशिक ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर क्या बन गए, 2 पोल बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पोल बन गए, यानी कि इसकी नेचर है, बॉन्ड की नेचर क्या हो गई,
पोलर नेचर हो गई, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति हो गई। अब ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ऐसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें CX बॉन्ड है, तो ये जो हेलोजन है वो फिर इस दूसरे वाले कार्बन से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे ये एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन है वो डेवलप हो जाएगा। किसके कारण, पोलर नेचर के कारण। अब एक्स्ट्रा ये जो अट्रैक्शन जो यहाँ पर क्रिएट हुआ, इस अट्रैक्शन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हैं उनमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो देखिएगा किस प्रकार से अपन इस बात को समझ पाएंगे कि एल्किल हैलाइड है उसके अंदर CX बॉन्ड की नेचर है वो क्या है, ध्रुवीय है। इसके कारण से गलनांक और क्वथनांक हैं वो लगभग समान मोलिकुलर वेट, यानी कि समान अणुभार वाले जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन जिनके अंदर ध्रुवीय प्रकृति नहीं है और एल्किल हैलाइड जिनके अंदर ध्रुवीय प्रकृति है, ये देखो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो उनसे क्या होगा, इसका बॉइलिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात अच्छी तरह से। ये यहाँ पर 44 ये मोलिकुलर वेट है प्रोपेन का, और ये 64.5 है वो क्लोरोएथेन का जो मोलिकुलर वेट है। हालांकि यहाँ पर ये एक थोड़ी सी विसंगति है इसके अंदर, देखिए क्या है, ये डिफरेंस ज़्यादा है। तो अगर अपन यहाँ पर ये क्लोरोएथेन नहीं लेकर के और अगर सेम मोलिकुलर वेट लें तो क्लोरोमेथेन लिया जा सकता है, CH3Cl। अब यहाँ पर देखिएगा कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 3 एटम है यहाँ पर, तो 3 हो गया 15, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35.5 होता है जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है क्लोरीन का, 35.5। ठीक है, तो ये टोटल अपना 15 और 35.5 है वो कितना चला जाएगा, 50.5 चला जाएगा। तो ये रहेगा यहाँ पर, इससे अपन कंपेयर करेंगे लगभग सेम मोलिकुलर वेट की, तो ये 44 और ये 50.5। ठीक है, तो इनमें भी जो क्लोरोमेथेन है उसका क्या रहेगा, जो मोलिकुलर वेट है वो लगभग इक्वल है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, जो क्लोरोमेथेन है, और क्लोरोएथेन का तो ज़्यादा होना ही होना है क्योंकि ये तो बड़ा एटम भी है। जो बड़े एटम होते हैं जिनके अंदर ये श्रृंखला बड़ी होती है उनका जो गलनांक क्वथनांक है वो भी बढ़ता है, जो अपन अगले निचले पॉइंट के अंदर देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, और जो सिंपल एल्केन ही हैं जिनके अंदर पोलर नेचर नहीं है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये बात है। इसके बाद में देखिए ये बात आती है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये क्लोरोमेथेन, ये क्लोरोएथेन, ये क्लोरोप्रोपेन, यूँ है। तो लगातार इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एक मेथिल ग्रुप, ये मेथिल सेम है, क्लोरो सेम है, देखो सब जगह क्लोरो ग्रुप है, लेकिन यहाँ मेथिल, यहाँ पर एथिल 2 कार्बन वाला ग्रुप, यहाँ पर प्रोपिलीन 3 कार्बन वाला ग्रुप है ना, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, यूँ है। तो श्रृंखला बढ़ रही है, चेन बढ़ रही है, चेन बढ़ रही है, चेन की लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ने के ऊपर इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही सीधी सी बात है। देखो कि जब अणु का आकार बढ़ रहा है तो उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, चारों तरफ का एरिया है, वो बढ़ रहा है, और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस के रूप में, यानी एक मॉलिक्यूल की सरफेस दूसरे मॉलिक्यूल की सरफेस को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट करेगी तो उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, वान डर वाल फोर्स बोलते हैं। जो सतही सरफेस अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वान डर वाल फोर्स बोलते हैं। तो जब जब अणु बाहर बढ़ता है, यानी कि जो चैन है उसकी लंबाई बढ़ती है, तो जो वान डर वाल फोर्स हैं उनमें क्या होता है, इंक्रीज होते हैं वो। तो क्या हुआ, एल्किल हैलाइड में अणु बाहर बढ़ने के ऊपर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस पर लगने वाले जो वान डर वाल फोर्स हैं उनके परिमाण में यानी उनके मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब अलग अलग अणुओं के बीच में वान डर वाल फोर्स बढ़ रहे हैं तो उन फोर्स को तोड़ने के लिए अपने को क्या करने का पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा पदार्थ को। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अणु बाहर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वान डर वाल फोर्स बढ़ेंगे, और वान डर वाल फोर्स बढ़ेंगे तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और क्वथनांक है वो भी बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्लोरो ग्रुप है वो सेम है, लेकिन जो चैन है उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो अणु बाहर बढ़ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, वान डर वाल फोर्स बढ़ गए, और एट लास्ट क्या हो गया, गलनांक क्वथनांक बढ़ गया। यहाँ देखो, यहाँ नीचे वाले एग्जाम्पल में एथिल ग्रुप सेम है, यहाँ भी एथिल ग्रुप सेम है, यहाँ भी एथिल ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ जो हेलाइड है वो क्लोराइड है, यहाँ ब्रोमाइड है, यहाँ आयोडाइड है। अपन जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कि जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूँ जाता है नीचे। तो क्लोरीन से बड़ा क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा क्या है, आयोडीन। अब जब बड़ा है
मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक व तरंग क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो क्रम है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहली बात तो किसकी हुई कि सिंपल एल्केन से एल्किल हैलाइड का ज़्यादा। दूसरी बात, मोलिकुलर वेट बढ़ा तो भी गलनांक व तरंग में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब तीसरी बात देखिए क्या होती है। तीसरी बात यह कि किसी भी एल्काइल हैलाइड के अंदर समावेवी, समावेवी का मतलब उसका जो अणुभार अणुसूत्र है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, वो तो सेम है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग है यानी कि शाखन हो गया। तो बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगी, कमी आएगी। सपोज दैट कि ये एक कोई सीधी रस्सी थी अपने पास में, तो इसका सरफेस एरिया यूँ ये चारों तरफ का एरिया है वो क्या था, सरफेस एरिया था। ठीक है, इसी रस्सी को अपन ने क्या कर दिया, यूँ ऐसे राउंड कर दिया ऐसे। अब इसका सरफेस एरिया तो ये देखो, ये बाहर वाला ये क्षेत्र ही रहा, अंदर वाला जो इसकी लंबाई थी वो तो सरफेस एरिया में काउंट ही नहीं हो रही। इसका मतलब यदि इसमें ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग होने के ऊपर इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया घटेगा। देखो ब्रांचिंग होने पर अणु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या आती है, कमी आती है। देखिए शाखन बढ़ने पर, ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। सरफेस एरिया कम है तो फिर वही ऊपर जो लाइन पड़ी उसका अपोजिट हो गया, वैन डर वाल फोर्स में क्या हो गई, कमी, ये घटेंगे। और घटने के ऊपर वैन डर वाल फोर्स जब कम है तो उनको तोड़ने के लिए गर्म भी कम करना पड़ेगा, तो इसका गलनांक और क्वथनांक है उसमें भी क्या आती है, कमी आती है। तो ये हुई जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हैं उनसे कम होता है सेकेंडरी का, सेकेंडरी से कम होता है टर्सरी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं कि CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन था। तो ये पूरा का पूरा ये सरफेस एरिया है, जैसे अपने को जो फिजिकली दिख रहा है उसकी बात करें अपन। अब इसके अंदर जैसे मैं बात करता हूँ कि सेकेंडरी ब्यूटिल बनाते हैं अपन या आइसोब्यूटिल बनाते हैं, तो CH3 CH, फिर नीचे बना दिया यहाँ पर CH3, और फिर ये CH2 और ये Cl, ऐसा है। अब देखो, अब इसकी ये साइड जो थी यहाँ वाली ये साइड, ये तो आपस में ब्लॉक हो गई ना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा इस ब्रांचिंग की वजह से। ठीक है, तो ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया घटने पर वैन डर वाल फोर्स घट गए, और जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक क्वथनांक है उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। इसी प्रकार से टर्सरी के अंदर होता है, टर्सरी के अंदर ये ग्रुप इधर और जुड़ जाएगा एक, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हैं, सेम वही एग्जाम्पल, ये जैसे क्लोरो और ये 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटेन, ये यहाँ पर देखो आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ये इधर आइसो ग्रुप हो गया ना, ऊपर या नीचे किसी भी जोड़ो। ये यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड तृतीयक हो गया, है ना। इस कार्बन के ऊपर 1 2 3, अब ये पूरा का पूरा एरिया तो राउंड हो गया। इसके अंदर बाहर वाला, इसके अंदर बाहर वाला, इसके अंदर बाहर वाला, ये तो सरफेस एरिया रहा ही नहीं, ये तो इनर एरिया हो गया, अंदर की तरफ हो गया। तो बाहर का एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जब घटा है तो क्या होगा, वैन डर वाल फोर्सेज में कमी आएगी, और वैन डर वाल फोर्सेज में कमी आएगी तो गलनांक क्वथनांक भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो मुख्य रूप से अपने को गलनांक क्वथनांक के अंदर 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि CX बॉन्ड की वजह से एल्किल हैलाइड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा। दूसरी बात, मोलिकुलर वेट बढ़ता है यानी कार्बन की संख्या बढ़ती है, ठीक है, या हेलोजन है वो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होते हैं, तो उसकी वजह से अणुभार बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और तो देखिए यहाँ पर जब मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएंगे। तीसरी बात, यदि ब्रांचिंग बढ़ती है, ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है, तब तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे, लेकिन कार्बन की संख्या तो समान है। जैसे मान लो 4 कार्बन वाला ही ये है ब्यूटिल ग्रुप, लेकिन 4 कार्बन में ही ब्रांचिंग हो गई। अब ब्रांचिंग हो गई तो कार्बन तो बराबर है, लेकिन जो एरिया है वो घट गया। एरिया घटने से और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये थी बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की बात। अब बात करते हैं अपन सोल्यूबिलिटी की, यानी कि विलेयता की। तो विलेयता के अंदर देखो अपने को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो CX बॉन्ड ध्यान में रखना है, और दूसरी बात है कार्बन जो है, कार्बन एटम या जो कार्बनिक श्रृंखला है, चैन है, वो क्या होती है, वाटर रिपल्सिव होती है, यानी कि जल प्रतिकर्षी होती है। अब जल प्रतिकर्षी है तो विलेयता को देखो इसके साथ में कैसे रिलेट करेंगे, प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। सीधी बात है, जल के साथ एट्रैक्शन बढ़ता तो जल में घुलते पदार्थ, और जल के साथ प्रतिकर्षण बढ़ रहा है तो जल में नहीं घुलेंगे।
ठीक है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक CX बॉन्ड जिसकी पोलर नेचर, और दूसरी कार्बनिक श्रृंखला जो कि क्या है, जल प्रतिकर्षी है। देखिए क्या होता है, बात करते हैं विलेयता की अपन। एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय प्रकृति, यानी कि अपन कहें CX, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब बात करते हैं वाटर की, तो HOH ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, यानी OH ग्रुप निगेटिव और ये H है क्या, पॉजिटिव। अब देखो इसका ये हेलोजन है वो हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब कि बॉन्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी भी पोलर नेचर और इसकी भी, वाटर की भी पोलर नेचर सेम, यहाँ पर क्या है, इनकी नेचर है। तो सेम नेचर होने के कारण ये पोलर कंपाउंड है वो इस पोलर कंपाउंड में यानी विलायक के अंदर क्या हो जाएगा, आराम से घुल जाएगा। तो जो छोटे एल्किल हैलाइड होते हैं, क्यों, क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति तो है लेकिन कार्बन है वो जल प्रतिकर्षी है, तो कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए, तब प्रतिकर्षण तो होगा न्यूनतम, और जो ये ध्रुवीय प्रकृति के कारण अट्रैक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम, तो वो क्या हो जाएगा, जल के अंदर ही घुल जाएगा। तो देखिए बात करते हैं एल्किल हैलाइडों के अणु भार बढ़ने पर। पहली बात तो ये हुई कि प्रकृति है वो क्या है, ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय विलायकों में जैसे जल के अंदर क्या हो जाता है, विलय, बेंजीन वगैरह के अंदर जो अध्रुवीय विलायक हैं उनमें क्या रहते हैं, अविलय। अब एल्किल हैलाइड में अणुभार बढ़ने पर, यानी कि श्रृंखला बढ़ने पर मुख्य रूप से बात करते हैं, अर्थात कार्बनिक श्रृंखला, अणुभार भी किसका, कार्बनिक श्रृंखला का, लंबाई बढ़ने के ऊपर जल में विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कार्बनिक श्रृंखला है वो क्या होती है, वाटर रिपल्सिव होती है, जल प्रतिकर्षी होती है। तो देखिए जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो ये क्लोरोमेथेन, अब इसके अंदर ये CX बॉन्ड तो है ही, ये हेलोजन और ये कार्बन, तो इसकी ध्रुवीय प्रकृति और कार्बन एक ही है, तो ये जल के अंदर क्या हो जाएगा, H2O के अंदर घुल जाएगा, यानी ये सोल्यूबल होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कार्बन 2 हैं तो एक एक्स्ट्रा कार्बन के कारण थोड़ा प्रतिकर्षण बढ़ा, यहाँ कार्बन 3 है थोड़ा और प्रतिकर्षण बढ़ा, तो ज्यों ज्यों प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो जल में विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखो ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि अणुभार बढ़ने पर और जल में विलेयता क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं तीसरी ब्रांचिंग की, दोनों को एक दूसरे से, यानी कि जो अपन ने क्वथनांक पढ़ा उसको और विलेयता को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए भी याद किया जा सकता है कि क्वथनांक और विलेयता दोनों ही ध्रुवीय प्रकृति के कारण तो क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन कार्बनिक श्रृंखला जल प्रतिकर्षी है, तो जल प्रतिकर्षी है तो विलेयता तो घटेगी, और अणुभार बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो वान डेर वाल बॉन्ड बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो क्वथनांक है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस श्रृंखला के अणुभार के संदर्भ में बात करें तो अणुभार है वो क्वथनांक तो अणुभार के समानुपाती है, अणुभार बढ़ गया तो क्वथनांक भी बढ़ गया। लेकिन विलेयता क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, अणुभार बढ़ गया तो विलेयता क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर कार्बनिक श्रृंखला बढ़ी और कार्बनिक श्रृंखला है वो क्या है, जल प्रतिकर्षी है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ देखो ब्रांचिंग की, कि समावयवी एल्किल हैलाइड, समावयवी का मतलब बराबर समान कार्बन वाले, ठीक है। एल्किल हैलाइड में शाखन, ये से पहला है ब्रांचिंग, ठीक है, शाखन बढ़ने पर। अब देखो जल प्रतिकर्षी कौन थी, ये कार्बनिक श्रृंखला थी, श्रृंखला क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई तो प्रतिकर्षण क्या हो गया, कम। इस श्रृंखला का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण क्वथनांक तो है ज़्यादा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण प्रतिकर्षण कम है, तो विलेयता क्या है, कम, इसकी विलेयता कम। ये अणु थोड़ा छोटा हो गया सरफेस एरिया, तो क्या, तो देखिए यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्वथनांक ज़्यादा है, लेकिन प्रतिकर्षण भी ज़्यादा है तो विलेयता कम है, सोल्युबिलिटी कम और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ये चीज़ है। यहाँ देखेंगे सरफेस एरिया घटा, सरफेस एरिया घटने से प्रतिकर्षण कम हुआ तो सोल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, जबकि बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐसा ही इसके साथ हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने को। इसके बाद में बात करते हैं डेंसिटी की, यानी कि घनत्व की। तो घनत्व के बारे में देखो सीधी सीधी कहानी है कि एल्किल हैलाइड का अणुभार जब बढ़ेगा तो अणुभार बढ़ने पर घनत्व क्या होता है, ठीक है, घनत्व क्या रहेगा, मुख्य रूप से द्रव्यमान बट्टा आयतन रहेगा, यानी कि अणुभार बट्टा क्या रहेगा, आयतन, मतलब कि इसका क्षेत्र लंबाई वगैरह है, इसको रिलेट कर सकते हैं अपन।
तो अणुभार बढ़ने के ऊपर क्षेत्र एरिया उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, अणुभार है वो ज़्यादा बढ़ जाता है कंपैरिजन में, तो जो डेंसिटी है उसके अंदर भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखिए क्लोरोमेथेन की बजाय क्लोरोएथेन की डेंसिटी ज़्यादा है और क्लोरोप्रोपेन की और भी ज़्यादा है। इसी प्रकार ये एथिल ग्रुप है, ये C2H5, ये फिक्स कर दिया। क्लोरो से बड़ा ब्रोमो, ब्रोमो से बड़ा आयोडो। तो जब अणुभार बढ़ रहा है यानी बड़ा ग्रुप जुड़ रहा है तो डेंसिटी के अंदर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन देखेंगे, देखिए आज की क्लास के अंदर अपन ने मुख्य रूप से हेलोएरिन के फॉर्मेशन की 2 मेथड देखी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी मुख्य रूप से बेंजीन एमीन है, बेंजीन एमीन की रिएक्शन जब करवाते हैं हेलोजन अम्लों के साथ में, तो हेलोजन अम्लों के साथ में रिएक्शन करवाने के ऊपर बेंजीन डायोजोनियम लवण बनता है। बेंजीन डायोजोनियम लवण की सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन के थ्रू अपन मुख्य रूप से हेलोबेंजीन बना लेते हैं। और एक लुईस एसिड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन था, उसके अंदर डायरेक्ट यूँ कह सकते हैं हेलोजनीकरण होता है वो, ठीक है। ऑर्थो पैरा कंडीशन के ऊपर हेलोजिनेशन होता है और डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर भी हेलोजिनेशन होकर के क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन है वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर हाई रखने की आवश्यकता होती है। तो वो तो थी फॉर्मेशन रिएक्शंस। उसके बाद में अपन ने बात करी एल्किल हैलाइड और मुख्य रूप से एल्किल हैलाइड के ही गलनांक क्वथनांक की यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी, गलनांक क्वथनांक, उसके बाद में सोल्यूबिलिटी एंड आफ्टर दैट डेंसिटी की बात अपन ने करी। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे एल्किल हैलाइड जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी उसकी रिएक्शन कौन कौन सी हैं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन रिएक्शंस देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे यानी कि SN रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में निराकरण या विलोपन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे एंड आफ्टर दैट अपन रिएक्शन विथ मेटल्स अर्थात धातुओं के साथ में रिएक्शन देखेंगे। इनकी चर्चा है वो अपनी अगली क्लास के अंदर रहेगी। लगातार वीडियोज़ के ऊपर बने रहें, वीडियोज़ को कंप्लीट देखें और समझें अच्छी तरह से। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो को दोबारा देखें, निश्चित तौर के ऊपर समझ में आएगा। और लगातार चैनल के ऊपर बने रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के ऊपर जुड़ने के लिए।